सो जो नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज थे वो मैं यहाँ पे पीपीटी में है, मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। बाकी जो है वो सर ने आपको बता दिए होंगे, आपने पेपर देखा होगा। आई थिंक 40 एमसीक्यूज थे और उन 40 एमसीक्यूज को देखते हैं, सोल्व करते हैं वन बाय वन। और बहुत इजी वाले थे, कोई ज्यादा टफ नहीं था। यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी पढ़ा हमने डिटेल में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी, एंड आईसीपी पढ़ने का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आपसे पूछा था, अर्ली कॉमन सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी, एंड द ऑप्शंस आर ब्रेडिकार्डिया, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पेपिल एडिमा एंड सीवियर हेडेक। सो फर्स्ट थिंग, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसमें देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई भी ग्रुप नहीं लिखा है, एज ग्रुप कि पेशेंट इज इन्फेंट और इज अ चाइल्ड और एन एडल्ट पेशेंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एंड जब ग्रुप में ऐसा, जो क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ग्रुपिंग नहीं है तो इट मींस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एडल्ट पर्सन। वो किसका होगा? एडल्ट का होगा। सो ब्रेडिकार्डिया इज द लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी लिखवाया था मैंने, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज वेरी कॉमन इन चाइल्ड, अगेन इट इज आल्सो रॉन्ग। पेपिल एडिमा is not an early symptom, it is a symptom of increased ICP but not early symptom. The most early symptom is LOC, याद है, loss of consciousness. If it is not in option then restlessness, and if it is also not in option then मैंने लिखवाया भी था headache, आपने लिखा होगा नोटबुक में, और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, सीवियर हेडेक। तो राइट आंसर क्या था इसका? सीवियर हेडेक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम ए टू कॉलम बी। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए हुए थे और आपको मैच करना था कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। सो यहाँ पे ये सीक्वेंसिंग दिया हुआ था, नीचे ऑप्शंस भी दिए थे आपको। कॉलम ए में पहला लिखा हुआ है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अभी तक के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ग्रोथ दैट कैन ऑक्यूपाई, सो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज नॉट ए ग्रोथ। क्या ग्रोथ होता है? इट्स अ टाइप ऑफ इंजरी, एक्सीडेंटल इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी। सो ये ऑप्शन ए तो इसके साथ फिट नहीं हो रहा है। ब्लीडिंग बिटवीन द ब्रेन एंड टिश्यू कवरिंग द ब्रेन। सो आई थिंक ये तो ऑप्शन किसको इंडिकेट कर रहा है? सब अरेक्नोइड हेमरेज को इंडिकेट कर रहा है। तो सी के साथ क्या आएगा? 2। जो ग्रोथ की बात कर रहा है वो क्या है? ब्रेन ट्यूमर को इंडिकेट कर रहा है। सो ये क्या आएगा? 1। द नेक्स्ट जो है हाइड्रोसिपेलस, an accumulation of CSF within brain ventricle, this is 3, and injury leading to swelling or bleeding in the brain, that is, so A4, B1, C2 and D3 सेम देखते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर A4, B1, C2 and D3 यानी राइट क्या हो गया? C। सो बहुत इजी सा है, इसमें कोई डिफिकल्टी या आपको कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए ऐसे एमसीक्यू सोल्व करने में। यस, सो C इज द राइट वन। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन था, which of the following is the most common cause of bacterial meningitis in adult? लिखवाया था। So option number A Streptococcus pneumonia, B Neisseria meningitis, Haemophilus influenza और Listeria monocytis. So क्या होगा? This is the most common in adult. It is very common in immunocompromised patient. लिखवाया था, याद है? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूछ रहा है तो immunocompromised में क्या होगा? This Neisseria, Haemophilus influenza, before hip vaccine. हिप वैक्सीन लगाने से पहले बच्चों में सबसे कॉमन कोज क्या था? Haemophilus influenza, and Listeria monocytis is the, this is, ये कहा था मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, वहां पे क्या है? लिस्टीरिया। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टूल यूज्ड टू इवैल्यूएट आईसीपी इंक्लूड, क्या क्या हम करते हैं? आई थिंक ये मल्टी रेस्पॉन्स था, ये इट्स मल्टी रेस्पॉन्स। सो आपको मेजर क्या करना है? इंक्रीज्ड आईसीपी है उसको आपको मेजर करना था। सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एमआरआई, लंबर पंक्चर। फर्स्ट थिंग जो हमने क्लियरली मेंशन किया था, इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर द लंबर पंक्चर इज 100% कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो ऑप्शन डी आपने एलिमिनेट कर दिया, जहां भी डी ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो, ये तो आंसर नहीं होंगे। यस, नेक्स्ट, सीटी स्कैन, व्हेन पेशेंट इज हैविंग इंक्रीज आईसीपी द साइज ऑफ द ब्रेन विल एनलार्ज, बड़ा दिखेगा, सो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेंगे। ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों राइट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज ईसीजी नॉट ईजी, ईसीजी फॉर कार्डियक मॉनिटरिंग नॉट फॉर ब्रेन मॉनिटरिंग, सो दिस इज रॉन्ग। एंड एमआरआई कर सकते हैं, तो बचा क्या है? बी। सो राइट क्या था? ए कहां राइट? फिर ए राइट, बी राइट होगा। राइट इज द बी, ए एंड सी। नेक्स्ट, अगला एमसीक्यू था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएफ फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो पहले देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑलवेज लव टू ग्लूकोज। पहला ट्रिक जो याद रखना है, क्योंकि ग्लूकोज ऑप्शन में 100% आता है जब ये बैक्टीरिया क्वेश्चन आएगा। सो ग्लूकोज वाले ऑप्शंस की बात करें, ग्लूकोज हाई है क्या? राइट आंसर होगा। नॉर्मल है क्या होगा? क्या हाई है होगा? तो वैसे ही आंसर क्या हो गया? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लो ग्लूकोज एक में दिया हुआ है, बाकी सब में इतना दिया हुआ है। सो हाई लो ग्लूकोज, हाई प्रोटीन एंड हाई डब्ल्यूबीसी, बाकी तीनों क्या है? सो कभी कभी पूरा क्वेश्चन हम बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, पर कभी कभी इंटेलिजेंटली भी वर्क करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, कि भाई एक आपको पता है बैक्टीरिया लव टू ग्लूकोज यानी ग्लूकोज खा जाएगा
When bacteria eat all the glucose in CSF, the glucose level will decrease. So first ऑप्शन इनको बाद में पढ़े. अगर ये सब दो मिलते हैं, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इसमें भी लिखा होता है लो ग्लूकोज, तो फिर हम इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं. अभी है ही नहीं तो आगे क्यों जाना. आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर. क्लियर. अदरवाइज हाई प्रोटीन भी होता है, हाई WBC भी होगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे कर सकती है? इट इज आल्सो मल्टी रेस्पॉन्स MCQ. मेनिंजाइटिस, COPD, सबअरेक्नोइड हेमरेज और डायबिटीज मेलाइटस. कौन कौन सी कंडीशन में ICP जो है वो आपका क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है. सो ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस इज द कॉज फॉर इंक्रीज ICP, वो तो होता ही है. एंड एज वेल एज सबअरेक्नोइड हेमरेज इज आल्सो द कॉज फॉर मेनिंजाइटिस. मींस A और C तो आपके होंगे ही होंगे. अब A और C किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें C नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा. अब बचे आपके पास फिर भी तीन ऑप्शंस है. वन इज COPD एंड द अदर वन इज डायबिटीज मेलाइटस. क्या आंसर होगा? बी. यस, बी, A एंड C. क्या COPD या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? डायबिटीज. डायबिटीज नहीं करता है. यस. नेक्स्ट इज, हाँ वो तो सही है आपका आंसर. डायबिटीज मेलाइटस इज अ प्रॉब्लम इन ब्लड, नॉट इन ब्रेन. ब्रेन के अंदर a specific barrier is there which is known as blood brain barrier, and that blood brain barrier always maintain a constant level. हमने बताया था blood brain barrier का function, it is a stabilizer, always maintain a stable environment inside the brain. So whatever changes is there outside the brain वो inside इतना immediately नहीं होते, और उसकी वजह से डायबिटीज है तो भी अंदर इतना इश्यू उससे ICP पर नहीं होगा. नेक्स्ट, कुशिंग टाइड, late sign of increased ICP includes which of the following. पता है सबको? टेकीकार्डिया नहीं होता है, टेकीकार्डिया नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है. हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन. आंसर क्या है? हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच इंटरवेंशन आर यूज्ड टू मैनेज ICP. ICP को मैनेज करने के लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे? सो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री. आई थिंक मल्टी रेस्पॉन्स. यस. एडमिनिस्टर मैनिटोल, परफॉर्मिंग अ लंबर पंक्चर और हाइपरवेंटिलेटिंग द पेशेंट. सो पहला पॉइंट आपको उसको एलिमिनेट करना जो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन इंक्रीज ICP विल नेवर गो फॉर द लंबर पंक्चर. अदर ऑप्शंस, एलिवेटिंग द हेड हम करेंगे, ग्रेविटी विल हेल्प यू, मैनिटोल इज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक एंड इट विल आल्सो हेल्प यू, एंड हाइपरवेंटिलेशन आल्सो हेल्प यू टू डिक्रीज द ICP बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन योर ब्रेन. व्हेन ऑक्सीजन इंक्रीज इन योर ब्रेन देन इट विल डिक्रीज हाइपोक्सिया. अगर हाइपोक्सिया होगा दैट लीड टू टिश्यू डैमेज एंड इट विल इंक्रीज ICP. तो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करके हम एडिमा कम करेंगे. सो राइट आंसर इज A, B एंड D. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट typically a complication of meningitis. Hearing loss, it is in the upper part brain में हो सकता है. hearing loss भी cause हो सकता है. hydrocephalus हो सकता है. seizure हो सकता है. but it is not possible कि ये क्या करेगा? chronic irrigation, chronic kidney disease. chronic kidney disease or CKD is not the cause of increase ICP. next, meningitis. yes, ICP meningitis. next, okay, फिर से आ गया वापस. following sign. So hypertension with widened pulse pressure, A, C, D. So right answer is A, C, D. D. Next. देखो कितना इजी पेपर बनाया बनाने वाले ने. Which diagnostic test is typically avoided if increased ICP is suspected due to risk of, अभी बताया, दो बार बता दिया. Answer is lumbar puncture. Next, mannitol अभी बताया. It's an osmotic diuretic is used in the management of increased ICP to reduce cerebral metabolic rate. Control seizure. Answer is decrease cerebral edema. Next, myths again. So irregular respiration. First is irregular respiration, a component of Cushing pride. 3, vomiting is often occurs without nausea and can be projectile. Unilateral pupil dilation, result of cortical irritation due to increased pressure or late sign indicating possible brain herniation. 4, seizure, result of cortical irritation due to. So it is 3, 1, 4, 2. Again C. 3, 1, 4, 2 again C. Clear? Next. यहाँ पे जो आपने सीजर की बात करें, सीजर इज नॉट द लेट साइन ऑफ इंडिकेटिंग ब्रेन हर्निएशन. ब्रेन हर्निएशन होने के बाद सीजर तो बहुत जल्दी आ जाता है. और यूनिलेटरल पिपल डायलेशन हो रहा है, मींस एक साइड का जो आपका प्रॉब्लम हुआ है. और यूनिलेटर इसमें भी क्या लिखा है? ब्रेन हर्निएशन. हर्निएशन होगा मतलब एक ही साइड से हर्निया, तो इधर से नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं वन साइडर कंप्रेशन होगा. सो आंसर इसमें क्या रहेगा? ये यूनिलेटरल पिपल डायलेशन इज फॉर लेट हर्निएशन साइन है ये. अगला, meningitis का gold standard for diagnosis of meningitis. So answer is next, brain stem compression due to increased ICP. Which of the following is an indication of brain stem compression due to increased ICP? Unilateral pupil dilation, decreased respiratory rate, hyperreflexia, nausea and vomiting. Yes, A. Yes,
राइट आंसर इज, अभी तो लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, अभी नहीं बताया लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ जो ऑप्शन था वो यही तो था उसमें। नेक्स्ट, which of the following are common cause of increase ICP? I think again multi response. So brain tumor, yes. Hyperthyroidism, traumatic brain tumor, hypoglycemia. Right answer is A and C. ये दोनों नहीं है। Next, again which Brudzinski sign is the clinical sign of meningitis? दो आ रहा है यहाँ पे, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। Kernighan sign, again 2 और 4. CSF analysis, it's a diagnostic tool of meningitis. Acyclovir. So आपके पास C के अंदर 1 आना चाहिए, D के अंदर 3 आना चाहिए, वो दोनों हम ऑटोमेटिक पता लगा लेंगे वहां पे, देखोगे आप आगे, देखो यहाँ पे। So C में 1 आना चाहिए, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शंस राइट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, ये नहीं राइट होगा। यस, नेक्स्ट। सो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी इज द राइट आंसर, A2, B4, देन C1 एंड D3, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ है, इसे निकालना आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, हाइपरवेंटिलेशन अभी बताया था, क्या करेगा? हाइपरवेंटिलेशन लीड टू temporary measures to manage increase ICP because it increase oxygen delivery to the brain, cause vasoconstriction of cerebral blood vessels, reduce the post production of CSF or decrease the metabolic demand of brain tissue. So ये decrease नहीं करता है, reduce the production of cerebrospinal fluid नहीं करता है। अब ऑप्शन क्या बचा आपके पास? दो, increase oxygen delivery to brain or cause vasoconstriction of cerebral blood vessels. So it will not cause increased oxygen delivery, it will cause vasoconstriction, not the cerebral delivery. B is the right answer. ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज करने का हमारा कोई पर्पज नहीं है, हमें क्या करना है? सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करना है। अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, लाइक ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स है, ठीक है, ब्रेन में ब्लड लेके जा रही है। अगर ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया है तो आपके ब्रेन के अंदर ये ब्लड सप्लाई क्या चाहिए होगी? ज्यादा। ब्रेन क्या बोलेगा? मुझे ब्लड ज्यादा चाहिए, कम आ रहा है, मुझे ब्लड क्या चाहिए? ज्यादा। जब इस ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? इट विल डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट। When blood vessel is constricted, the lumen will narrow and blood supply will decrease. Dilation will increase the blood supply. So ये क्या होगी? डायलेट होगी, और जब ये डायलेट होगी तो ब्लड यहाँ पे क्या पहुंचेगा? ज्यादा इंक्रीज होगा, और उससे एडिमा और क्या होगा? ज्यादा। जब हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये हाइपोक्सिया ट्रीट हो जाएगा, और हाइपोक्सिया ट्रीट होगा तो वेसल्स क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट, और उससे ब्लड सप्लाई डिक्रीज, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज तो एडिमा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो पर्पस हाइपोक्सिया को ट्रीट करना है, बट उसका मैकेनिज्म क्या है? आंसर इज बी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, which of the following is a primary goal in the patient of ICP में, increase ICP में ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? क्या करना है? इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, रिड्यूस ब्रेन मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट ब्रेन हर्निएशन और मेंटेन हाइपरथर्मिया। क्या करना है? प्रिवेंट द ब्रेन हर्निएशन। आईसीपी बढ़ेगा तो हर्निएट हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसको प्रिवेंट करना, दैट इज आवर मेन गोल। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड इंक्रीज आईसीपी, आई थिंक ये मल्टी रेस्पॉन्स है। ब्रेन हर्निएशन होगा, क्रॉनिक पेन, परमानेंट ब्रेन डैमेज और स्ट्रोक। क्या क्या हो सकता है? तो क्रॉनिक पेन इज नॉट रिलेटेड टू दिस कंडीशन, सो आंसर इज A, C and D. Next, which bacterial pathogen is most commonly associated with meningitis in young adult and college student? लिखा था, आंसर इज नेक्स्ट A. Why A? देखो नोटबुक में जाके देखो, देखो मैंने बोला था ग्रुप में, ग्रुप पूरा ग्रुप इनफैक्ट होगा, बताया भी था उस दिन, निस एरिया ग्रुप बताया था मैंने, आपका ग्रुप दिया था, देखो क्लियर है, नहीं तो मेरी पीपीटी पीछे ले जाऊं। नेक्स्ट, आगे बातें नहीं करनी है, मैंने बोला भी था यंग एडल्ट देख के एडल्ट सोच के आंसर अगर न्यूमोनिया दिया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो वो क्यों पूछ रहा है, उसमें ऐसा क्यों डाला स्पेसिफिक, कॉलेज स्टूडेंट वर्ड क्यों डाला उसने, उसका हमने मेंशन किया इवन इन जब नोट्स लिखे थे तब। मैच मैनिटोल ऑस्मोटिक डायबिटिक है। 2 नंबर, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, टेम्पररी इंड्यूस्ड आईसीपी, इट इज 1 सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द पार्ट ऑफ स्किन और हेल्प टू विनस जेनिस। सो दिस 4 3 2 4 1 3 किसमें आ रहा है? बी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अरे आया समझ में? ऐसा हो कि मैं अपने लिए सोल्व कर रहा हूं जैसे मुझे लग रहा। मैनिटोल इज एन ऑस्मोटिक डायबिटिक, सो आंसर इज 2 एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, ग्रेविटी से ब्लड नीचे आएगा, सो इट हेल्प टू फैसिलिटेट वेनस जेनिस, सो इट विल 4 हाइपरइंफ्लेशन, टेम्पररी रिड्यूस द आईसीपी एंड डीकंप्रेसिव क्रेनियोटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। 3 अभी पढ़ाऊंगा मैं जब मैं आगे हेड इंजरी पढ़ाऊंगा तब। सो 2 4 1 3। नेक्स्ट, सारे आईसीपी है, वेरी गुड। द फॉलोइंग मेडिकेशन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आईसीपी।
आईसीपी के मैनेजमेंट में क्या यूज करेंगे? मैनिटोल, डेक्सामेथासोन, एटोरवास्टिन, फेनिटोइन, क्या यूज करेंगे? ए, बी, सी, डी, फेनिटोइन. So phenytoin is used to prevent the seizures. Next is which of the following position is recommended in to facilitate venous drainage and reduce ICP? अभी बताया था, अभी तो लिखा है लास्ट क्वेश्चन में. सारे एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है. कॉलम ए वापस आ गया. ये कितने कॉलम है? ये गलत है. अभी निकाल लेते हैं गलत क्या है. बातें नहीं करनी है. मैं अभी स्लाइड हेड आ जाएगी तुरंत 1 मिनट में और स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक. इट इज नॉट फॉर मी. आप ही के लिए हो रहा है. मेरे कोई बेनिफिट नहीं इसमें. यस, पेपर नहीं था आपके पास इसलिए मैं यहाँ पीपीटी बना के लाया हूँ. मुझे कोई शौक नहीं है टाइम निकालने में. पीपीटी अभी स्टार्ट कर दूंगा मैं हेड इंजरी से. सो लंबर पंक्चर इज ए कॉमन सिम्टम. इट इज नॉट ए सिम्टम. कट तो नहीं कर सकते, एक नहीं आएगा इसमें. द नेक्स्ट इज कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. इट इज नॉट ए कॉज, इट इज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. एम्पिरिकल एंटीबायोटिक नो यूज्ड टू असेस कॉन्शियसनेस लेवल. सो आई थिंक ये बनाया हुआ ही गलत हो गया. इसमें इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. सेफ्ट्रेक्सोन इट इज एन एंटीबायोटिक. यहाँ पे क्या होगा? 3. फोटोफोबिया इज एन कॉमन सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस एंड ग्लासोकोमा स्केरिस D. सो इट इज अ 4. सो मोस्टली आई थिंक ये गलत. यहाँ पे लंबर पंक्चर की जगह क्या बचा है? कॉमन कोज. यहाँ पे कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस का नाम था, सो वो नहीं आया और उसकी जगह ये आ गया. सो इसको हम हटा देते हैं. यहाँ पे लिस्टीरिया था वैसे, लिस्टीरिया. तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 3 1 4. ये लंबर पंक्चर की जगह आप क्या लिख दोगे? लिस्टीरिया. जो ऑप्शन में लिस्टीरिया था यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 2 3 1 4. ओके, इसमें उस हिसाब से ऑप्शन भी नहीं है इसलिए गलत हो रखा है. सो कोई नहीं है, क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया था. नेक्स्ट, सारे खुद हाथ से बनाने पड़े तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. इतने सारे बनाए तो उसमें कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. नेक्स्ट, व्हिच मेडिकेशन इज ऑफन गिवन टू प्रिवेंट सीजर इन पेशेंट विद आईसीपी? अगर ये पता तो उसका आ जाता, उसका पता तो इसका आ जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज आईसीपी में रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन सीजर इन पेशेंट विद आईसीपी. अगर ये पता तो उसका आ जाता, उसका पता तो इसका आ जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज आईसीपी में रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन टू रिलीव प्रेशर. नाम में लिखा हुआ है डीकंप्रेसिव, कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए डीकंप्रेसिव. नेक्स्ट, अगेन मेच. सो सीवियर हेडेक, इंक्रीज आईसीपी पुशिंग द ऑप्टिक नर्व. ये तो ब्लड विजन करेगा. देन कॉमन अर्ली सिम्टम ड्यू टू प्रेशर ऑन क्या है? पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद वाइडनिंग. दिस इज हाइपरटेंशन विद वाइडेंड D3. पार्ट ऑफ कुशिंग ट्राइड कोज बाय दिस इज ब्रेडिकार्डिया. बचा क्या है? 2. सो क्या हो गया? 2 4 1 3. बी इज द राइट. 2 4 1 3. नेक्स्ट, इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज आईसीपी. क्या क्या सिम्टम आएंगे इसमें? सीवियर हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, ब्लड विजन, हाइपरटेंशन. यस सर. लो, राइट आंसर इज डी. आई डोंट थिंक डी इज द राइट. नेक्स्ट, वाइडेंड पल्स प्रेशर था. सो ऑल आर द राइट वन. नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिकल ट्राइड ऑफ मेनिंजाइटिस. हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस एंड रेसिस. हेडेक इज देयर, fever is there, neck stiffness there, but rashes is not there. So right answer is D. Next, again, oh my, इतने सारे. Neiserian meningitis क्या था? Common cause of viral associated with facial rashes. Common cause of bacterial meningitis in neonate, and this is the 2. Haemophilus influenza, common in unvaccinated. Enterovirus viral 4, and this is not 3. This is 3. So 3 4 1 2. 3 4 1 2. सी इज द राइट. देखो इसमें एक और थिंग जो आपको याद रखना, जब आपको लगे कि मैं नहीं आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई एक तो पता चलेगा आपको. जैसे ये तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज द मोस्ट कॉमन इन वायरल मेनिंजाइटिस. तो बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ 4 आएगा. तो अब इधर जाओ, देखो कि बी के साथ 4 किस किस में है. यहाँ पे है, नहीं है तो इसको कट कर दो. यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो ये कट कर दो. यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. अब आपको इन 2 में से ही पता लगाना है. एक आधा और ढूंढो. लाइक अगर आपको ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिप वाला याद है, वैक्सीन वाला, तो आप क्या लिखोगे इसके साथ? 1. यानी सी में क्या चाहिए? 1. तो सी में दोनों में 1 आ रहा है, मतलब एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया आपको आगे भी. अब एक और ढूंढना पड़ेगा. 2 ऑप्शन, नीसेरियन मेनिंजाइटिस एंड लिस्टीरिया. तो लिस्टीरिया इज वेरी कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट. और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कौन है यहाँ पे? नियोनेट्स एंड एल्डरली. तो इसके साथ क्या आएगा? 2. सो अब डी के साथ 2 ढूंढो. डी के साथ 2 इसमें है, तो राइट क्या होगा? ये होगा. ये गलत हो जाएगा. सो ऐसे भी निकाल सकते हैं. ये तो आई थिंक मैंने डाले थे इसलिए थोड़ा लास्ट तक पहुंचना पड़ा आपको. बाकी एग्जाम में इतना नहीं जाना होता है, एक में ही पता चल ही जाता है. नेक्स्ट, आगे क्या है? साइन वर्सनिंग द आईसीपी. Which clinical signs suggest worsening of ICP? ICP खराब हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती नहीं है, कम होती है. यस, और क्या होती है? कम होती है. irregular respiration is there, हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है, फिक्स्ड एंड डायलेटेड पीपल और अनकॉन्शियसनेस. सो राइट आंसर इज, अच्छा ये तो मल्टी ऑप्शंस आ गए, तो फिर तो दोनों ही हो गए. सो राइट आंसर इज बी. ए एंड सी दोनों ही हो गए. नेक्स्ट, क्या है? आईसीपी शुड इंक्लूड नर्सिंग केयर. ओके,
क्या करना है, ये भी मल्टी रेस्पॉन्स है, अगर एक दबाए आंसर होगा तो। मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रीक्वेंटली, कीप द पेशेंट सुपाइन एंड फ्लैट, मैनेजिंग पेन एंड एंजाइटी, एंश्योरिंग एडिक्वेट हाइड्रेशन। सो आईसीपी को, इंक्रीज आईसीपी को मेंटेन करने का नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछा है, एंड आई थिंक इसमें और ऑप्शंस है हमारे पास। मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रीक्वेंटली करना है, कीपिंग द पेशेंट सुपाइन एंड फ्लैट गलत है, नहीं रखना है, हेड अप रखना है। सो बी जहां भी है वो गलत कर दो, बी कहां है, यहां है। बच्चे कितने ऑप्शन, दो। मैनेज द पेन एंड एंजाइटी एब्सोल्युटली करना है, तो ये दोनों में है। एंश्योरिंग द एडिक्वेट हाइड्रेशन, नो, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करना है। अरे हाइड्रेशन क्यों नहीं मेंटेन करना है? सो हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, हर जगह हो तो करना ही है, ऐसा थोड़ी कि और ये 2 बार लिखा है स्टडी। भाई पेशेंट भले ही उसका बीपी ज्यादा है समझ लेते और पानी बंद हाथ से आपका, अब पानी नहीं पीना है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ऐसा नहीं करना है। हाइड्रेशन तो मेंटेन करना है, एक्सेसिव हाइड्रेट नहीं करना है, ओवर हाइड्रेट नहीं करना है। यू हैव टू हाइड्रेट द पेशेंट बट नॉट ओवर हाइड्रेट। यस, नेक्स्ट लास्ट। कौन कौन से सिम्टम जो यहाँ पे इंडिकेट कर, किसमें पूछा है, इन्फेंट, और इन्फेंट में क्या होता है, हाई पिच क्राइंग एंड बल्जिंग फोंटानेल्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो सीकेडी नहीं होता है, अस्थमा नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होता है, होता क्या है, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, उससे क्या होगा, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। ब्रेन का फंक्शन तो एक ही दिया हुआ है ऑप्शन तो इसमें। कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस सच एज ब्रेन एब्सेस एंड हाइड्रोसिपेलस का इमेजिंग टेक्निक पूछा है, ओके पहले आ गया। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी काम का नहीं है, एमआरआई इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, प्रिडिस्पोजिंग इंडिविजुअल टू मेनिंजाइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए लिस्ट, वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, लिस्ट लाइकली टू प्रिडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू मेनिंजाइटिस। तो रिसेंट ब्रेन सर्जरी, इन्फेक्शन हो सकता है, सर्जरी करिए तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, साइनस इन्फेक्शन वहां पहुंच सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस है और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज में भी हो सकता है बट हाइपरटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू इन्फेक्शंस। डायबिटिक पेशेंट है तो बैक्टीरिया लव टू ग्लूकोज एंड द बैक्टीरिया विल हैव अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, कर सकता है, बट हाइपरटेंशन बीपी ज्यादा है उसका कोई रोल इसमें नहीं है। नेक्स्ट, अरे डायबिटिक फुट नहीं सुना है, डायबिटिक पेशेंट है वो सीवियर इन्फेक्शन, लाइक पैर में इंजरी हुई, पैर पूरा घेंगीर हो जाता है, उसको पता ही चलता है, डायबिटिक फुट हो जाता है, पैर को काटना पड़ता है, इन्फेक्शन है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है, उसको और कुछ क्या चाहिए, बस मजे ही मजे उसके। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, which of the following measures can be help for the spread of meningococcal meningitis in community? The best way बताया था उस दिन, hand washing is the most effective way to prevent infection. Which laboratory finding is typical in the CSF analysis? Viral meningitis, viral है, lymphocyte, main important क्या है, lymphocyte, glucose elevate नहीं होता, normal रहता है, decrease protein नहीं बढ़ता है, protein, neutrophil नहीं बढ़ता है, neutrophil acute infection bacterial में बढ़ता है, answer is B. Next, aseptic meningitis बताया था, it's a virus and head injury. यहाँ पे एक डिजीज जो थी वो थी एनसेफेलाइटिस। सो मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस बोथ आर सेम, ओनली द वन डिफरेंस दैट इज कोज, बोथ आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एवरीथिंग, बट द मेजर डिफरेंस इज मेनिंजाइटिस इज मेनली कोज्ड बाय बैक्टीरिया, एनसेफेलाइटिस इज मेनली कोज्ड बाय वायरस। अदर जो भी बचे सब सेम है, मैनेजमेंट इज सेम, सिम्पटम इज सेम, डायग्नोसिस टेस्ट सब कुछ सेम रहेगा, ओनली वन डिफरेंस याद रखेंगे, एनसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, आंसर इज वायरस। अगला डिजीज क्या है, हेड इंजरी। मूव करें, व्हाट इज हेड इंजरी? सो इट इज एन ट्रॉमेटिक इवेंट, इट इज एन ट्रॉमेटिक इवेंट लीड टू डैमेज टू आवर दिस पार्ट ऑफ बॉडी, ये वाला पार्ट। इट इज नॉट ओनली ब्रेन इंजरी और इट इज नॉट ओनली स्कल इंजरी, इट इज हेड इंजरी। हेड मींस नॉट द ब्रेन और नॉट द स्कल, आइदर इट मे बी स्कल इंजरी और स्कल मींस बोन, बोन में इंजरी हो सकती है या फिर ब्रेन में इंजरी हो सकती है। सो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हेड इंजरी। हेड इंजरी includes the skull injury as well as include the brain injury. So it's a traumatic event and it is occur accidentally. It is not accidentally every time, sometime it is अपने आप से भी ले ली जाती है, लेते लाइक अभी रेनी सीजन चल रहा है, बहुत सारे वो हीरो बनने के लिए गाड़ी लेके कहाँ जाते हैं, निकलते हैं, पानी में निकालते हैं, उनको पता नहीं बाद में वो हीरोगिरी पानी ले जाता है साथ में, वो पानी में निकल रहे थे, उनको पानी ले गया, पता नहीं 20 किलोमीटर दूर मिलता है उनका लाश 10 दिन बाद में। तो इसीलिए अपने आप को घर में रखे, सेफ रहे, बेस्ट है। पता नहीं आप ना चाहते हुए भी जमीन कब से खिसक जाएगी आपके नीचे से और आप कहाँ मिलेंगे पता नहीं। यस, सो इट इज अ वेरी कॉमन, ये नेचर है, बारिश आ रही है तो आएगी, कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका बनाया हुआ कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का बनाया हुआ सबसे ज्यादा बड़ा वही है। लाइक कल एक बारिश हो रही थी और हमारे उधर जो रास्ता जाते तो इतना बड़ा सा, मेरी गाड़ी जितना बड़ा ऐसे जमीन नीचे चला गया पौने, जहाँ वो नाला था उसके पास में, ठीक है, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं चला गया था, बट एवरी टाइम यूजुअली वहीं से मैं जो दूध वहाँ उसके सामने डेयरी है वहाँ से मैं दूध लेके जाता हूँ, पर कल बारिश आई थी इसलिए मैं नहीं रुका, मैं चला गया था और वो जमीन ऐसे नीचे चली गई। जो हम इसी रोड से जाते हैं, पाली रोड है, वहीं पे कॉमन सा एरिया है वहाँ पे। सो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ये जो भगत की कोठी वाला एरिया है, यहाँ पे हर साल ये रोड का अंदर नाला है वो नीचे चला जाता है, जैसे बारिश होती है ये अंदर। लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, एक पर्सन स्कूटी लेके जा रहा था और वो नाला रोड अंदर चला गया, वो स्कूटी के साथ नीचे अंदर गड्ढे में, और वो इंसिडेंट जो था वो स्कूटी वाला जस्ट मेरे ही पीछे था, मींस मैं उसके आगे ही था जब मैं कोचिंग आ रहा था उसी टाइम। सो जस्ट 2 मिनट का डिफरेंस था, नहीं तो मेरी गाड़ी वहां होती है अंदर, बताने। तो आप क्या करें, हेड इंजरी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं। हेड इंजरी इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ऊपर वाले ने इस एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया,
लेकिन हम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है तोड़ने के लिए। लट लेके आ जाएंगे तो अभी सिर फोड़ दूंगा, मतलब वो नहीं छोटा मोटा डंडे से मारे, नहीं इसको फोड़ना तो क्या लाएंगे इतना बड़ा सा, आता है लड़ाई होती है आज का सिर फोड़ना है तो फिर वो सरिया लेके आएगा, बाकी इधर मार रहा है तो पतला सा डंडा लाएगा, और उसी से यहाँ मारो धरती तो करना है बस आपको, पर नहीं यहाँ तो सिर फोड़ना है। सो हेड इंजरी इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, द ग्रुप व्हिच इज मेनली इन्वॉल्व इन हेड इंजरी दैट इज यंग एडल्ट, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल इज यंग एडल्ट। व्हाई यंग एडल्ट? उसका रीजन है बिकॉज जो यंग पर्संस होते हैं, फर्स्ट थिंग मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेड इंजरी इज आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एंड जो रोड ट्रैफिक होता है वहां पे मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा होता है? एडल्ट, यंग एडल्ट, गाड़ी वही चला रहे होते हैं एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द ड्राइवर और दे आर द राइडर, और जो भी कर रहे हैं वही कर रहे होते हैं, स्टंट मैन भी वही होते हैं, वो करने सब जो भी करना है वही करने वाले होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द वर्कर आल्सो द एडल्ट पर्सन इज मोस्ट कॉमन वर्कर ग्रुप होता है, ओल्ड एज वाला घर पे रहता है, छोटे बच्चे घर पे रहते हैं लेकिन वो काम पे जाता है, सो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। इन यंग एडल्ट द मोस्ट कॉमन ग्रुप इज मेल कंपेयर टू फीमेल, मेल इज हैविंग मोर चांसेस फॉर डेवलपिंग हेड इंजरी कंपेयर टू फीमेल, ये दोनों का स्ट्रॉन्ग सेम है, बट मेल जो है वो एक्सीडेंट ज्यादा करता है क्योंकि वो ड्राइविंग करता है, उसके अलावा बाहर जाता है, काम है तो भी जाता है, नहीं है तो भी जाता है, सो एक्सीडेंट ज्यादा होता है, सो दैट इज द रीजन यंग एडल्ट इज द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप। स्टार्ट करें। हेड इंजरी इज नॉट अ डिजीज, ऑलरेडी मैंने बोला इट्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ traumatic event and it is a condition in which breakdown in continuity of the bone or इसके आगे क्या लिखना है, और brain tissue either continuity of the bone is broken down or either breakdown of the brain tissue or the neuron, जो हमारे न्यूरॉन है उनमें क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, and that breakdown is known as head injury, इसी को हम क्या बोलेंगे, head injury। clear? It's a definition only. What is head injury? Then answer should be breakdown in the continuity of bone. Move करें। The next is the cause for head injury. What are the common cause of head injury? So I already mentioned about the cause. The most common cause is road traffic accident or the RTA is the most common. Other cause fighting, jumping, कूद जाना, ऊपर से कूद जाना, ट्रेन के आगे कूदना, इधर कूदना, वहां कूदना, जो भी है लड़ाई झगड़े वो सारे भी क्या हो सकते हैं, अदर कोज हो सकते हैं। सो स्पॉट इंजरी, गन शॉट, बंदूक से गोली मार दी किसी को यहाँ सीधा। नेक्स्ट फॉल्स, मल्टीपल टाइप ऑफ फॉल। इन फॉल इट इज द मोस्ट कॉमन कोज, कॉमन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज होते हैं वहां पे सबसे कॉमन कोज हेड इंजरी का आपसे पूछे तो आंसर इज फॉल्स। जो ओल्ड एज होते हैं उनमें एवरीथिंग इज वेरी लो, लाइक पर्सन इज वेरी वीक, स्ट्रांग नहीं होता एक तो, द विजन इज आल्सो डिक्रीज, लो, वीक हो जाता है, विजन भी कम हो जाता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इज देयर, कॉग्निटिव पावर भी नहीं रहता है, भूल जाता है वॉशरूम किधर है, इधर से उधर पता नहीं गड्ढे में चला जाता है, सो उससे क्या होता है वो गिर जाते हैं, होता है वॉशरूम फॉल इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। दे फॉरगेट क्या हो रहा है और स्लिप हो जाते हैं ऐसे और सीधा नीचे। हम तो थोड़ा बैलेंस भी कोशिश कभी कभी कर भी लेते हैं पर वो नहीं कर पाएंगे फिर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन विल गेट हेड इंजरी बिकॉज वॉशरूम इज वेरी कंजेस्टेड इन इंडिया। पर्सन विल ट्राई टू मेक अ बिग होल और बिग रूम बट दे विल हैव अ वेरी स्मॉल वॉशरूम। इतना सा होता है, आज पहले तो ये बाथरूम भी 2 पार्ट में होता था लेकिन आजकल वो एक ही हो गया, उसमें ही 2 हो गए, इधर इतना इतनी जगह है, और अगर कोई हेड इंजरी फॉल होगा तो सीधे जो टेप लगे होते हैं उसी पे सिर जाके लगेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जगह नहीं है, इतना आपकी जगह नहीं कि आप ऐसा लेट सको, इतना तो है नहीं, इतने में तो कमरा बन जाएगा, नहीं इतनी इतनी जगह पूरी बिल्डिंग हो जाती है इससे। इस गली में जाओगे आप देखना, इधर हॉस्टल के पास में बिल्डिंग है ना छोटी छोटी, वहां कहां वॉशरूम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इंजरी। स्टेप इंजरी इज रिलेटेड टू शार्प नाइफ है या तलवार होती है ना, उससे सिर काट दिया पूरा, सो वो स्टेप इंजरी। दीज आर द कॉज ऑफ हेड इंजरी। क्लियर है? मूव करें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंजरीज। हेड इंजरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, one is skull injury and the second one is brain injury. Skull injury and the second one is brain injury. Skull injury means breakdown of bone, breakdown of bone, and brain injury means breakdown of brain tissue or injury to brain tissue, brain tissue. So first is skull injury. There are various type of skull injury, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद ब्रेन इंजरी की बात करेंगे। One more vacancy is announced for you, that is railway. आप लोगों ने देखा होगा, and railway is also a very safe place for work. जब हम रेलवे की बात करते हैं बहुत अच्छी जॉब होती है। रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल, ज्यादा कोई जैसा लोड नहीं होता है, और उसके साथ साथ में इट्स ए ट्रांसफरेबल जॉब, आप अपने एरियाज में ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी तो जो इसका फॉर्म फिल होगा उसमें अलग अलग जोन आएंगे, 16 जोन है और 16 ही जोन के लिए फॉर्म मिलेगा,
आपको किस जोन में जाना है वो आपकी चॉइस, आप उसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म एग्जाम एक ही होगा पर फॉर्म सबके अलग अलग होंगे और सबकी अलग अलग सीटें डिवाइड होगी। लाइक राजस्थान में एक जोन अजमेर है, उसकी अलग सीटें होगी। अदर स्टेट्स में जो भी जोन है वहां पे उनकी अलग अलग सीट्स होगी। आपकी जहां इच्छा है वहां से आप भर सकते हैं और उस एरिया का एग्जाम आप दे देंगे। फिर दो मिनिमम 3 ईयर के बाद इसमें ट्रांसफर होता है, आप ट्रांसफर करा के अपने होम टाउन जा सकते हैं। और एक और बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि आपकी जो पोस्ट होती है उसका नाम इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जगह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, आप सीधे एनएस बन जाते हो। होते नर्सिंग ऑफिसर ही है पर नाम क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। किसी को बोलेंगे मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूं, वो खड़ा हो जाएगा यस मैम, पर हो क्या हो आप नर्सिंग ऑफिसर। सेम है, लेवल सब कुछ सेम है, बस इसके बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। आप लाइफ टाइम के लिए आप और आपकी फैमिली पूरी जिंदगी भर फ्री में ट्रेन में घूमेंगे। सेकंड एसी में घूमना है आराम से, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर फर्स्ट एसी में जाओगे तो पैसे हैं, बाकी कोई पैसे नहीं है। बाकी जब दिवाली आती है तो रेलवे बहुत बड़ा बोनस देता है, पूरी सैलरी बोनस आती है, 60-70 हजार पैसे बोनस आता है। एम्स वाले हमसे ले लेते हैं, हमें देते नहीं है। सो इसलिए आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। 7 मंथली पोस्ट है, ह्यूज नंबर है, बहुत अच्छी पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है। तो नॉर्थ सीट और जो हमने बात किया था आरआरबी, उसके साथ आपका डीएसएसबी और जिपमर पांडिचेरी, ये सारे ऑप्शंस ओपन है आपके पास भी। टाइप्स ऑफ हेड इंजरी में फर्स्ट इज स्कल इंजरी। द फर्स्ट टाइप इज द स्कल इंजरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ बोन ब्रेकडाउन द स्कल इंजरी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स हम इसको डिवाइड करते हैं बोन के ब्रेकडाउन के बेसिस पे। अब 3 टाइप्स जो है आपके लिए, पहला है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर को हम बोलते हैं लाइन, ये लाइन खींच दी मैंने, ऐसे ही आपकी जो बोन है इसमें फ्रैक्चर हुआ, स्कल में, ये स्कल है और इसकी बोन में फ्रैक्चर हुआ और एक ऐसे लाइन हुआ, दिस इज नोन एज लीनियर फ्रैक्चर। जैसे दीवार में से लाइन क्रेक आता है, दीवार में क्रेक आता है, सेम वैसा क्रेक आएगा एंड इसमें कोई मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। इट इज अ माइनर फ्रैक्चर ओनली। सो लीनियर फ्रैक्चर इट्स अ सिंपल फ्रैक्चर, आप ऐसे ही लाइन बना के लिख देंगे, दिस इज द लीनियर फ्रैक्चर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर मींस द पार्ट ऑफ द बोन, लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ बोन जो ब्रेक हुआ है, दिस विल बी कंप्रेस्ड इनटू द ब्रेन। जो आपकी स्कल की बोन है वो किसमें चली गई, अंदर ब्रेन में मूव कर गई, कंप्रेस्ड इनटू द ब्रेन, यहां से टूट के अंदर गई है, वो पूरी एक साइड से अटैच्ड है, बाकी अंदर मूव कर गई। जैसे बोन है तो ये बोन ऐसे अंदर चली गई, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। एंड वन इज कंपाउंड फ्रैक्चर। दिस इज द कंपाउंड फ्रैक्चर इन व्हिच bone is break in multiple parts, small little parts. This is known as compound fracture. So when bone breaks into multiple small pieces, that is known as compound fracture. When bone is compressed into the brain, one part of the bone is compressed into brain, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक अंदर की तरफ कैविटी बन जाएगा, that is known as compressed fracture. And when there is only hair line or a line is there, that is known as linear fracture. In this image you have a clear concept, यहाँ पे image है, so देख सकते हैं, this is the compound fracture जहाँ से bone सारी टूट के क्या हो गई है, बाहर निकल गई है छोटे छोटे पीस होके। दिस इज द हेयरलाइन फ्रैक्चर और लीनियर फ्रैक्चर जहां पे लाइन बनी है और ये अंदर की तरफ कैविटी बन गई, दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज डिप्रेशन या कंप्रेशन फ्रैक्चर, दोनों एक ही बात है, डिप्रेस्ड या कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। क्लियर? एंड ये तीनों क्या है, स्कल इंजरी के टाइप है। दीस आर 3 टाइप्स ऑफ स्कल इंजरी। ये तीनों क्लियर है? सो इन दिस कंडीशन पर्सन विल हैव डैमेज इन द bone. Next, second type is the brain injury. Sometime it may be possible person will have both type of injury, the skull injury as well as brain injury. skull भी टूट गया और अंदर से brain भी break down हो गया, दोनों भी हो सकता है। And in some cases only skull injury is there और in some cases only the brain injury is there. So second type आपका है brain injury. In brain injury there are few types of tissue damage के types जो है। The first one is contusion, सुना है? The first type is contusion. Contusion की बात करें, जब आप वॉक कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और जाते जाते सडनली क्या होता है, व्हेन योर हेड स्टक ऑन ए पोल और समथिंग मेटल, कुछ भी है उस पे से आपका सिर लगता है, लगने के बाद कुछ देर तक आपका क्या हो जाता है, होता है जब सीवियर ऐसे लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे आ जाते हैं, आप बैठ जाते हैं वहीं पे, है? होता है नहीं होता है? सो उसमें क्या हुआ, इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट एज जेरिंग ऑफ न्यूरॉन। जेरिंग मींस मूवमेंट ऑफ न्यूरॉन। अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन इज नॉट ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ब्रेन इज ए सस्पेंडेड ऑर्गन। सस्पेंड यानी ऐसे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, अंदर वो ब्रेन अंदर ऐसे सस्पेंड हो, इधर उधर मूवमेंट करता रहता है। इट्स अ मूविंग कंपोनेंट, इट्स नॉट अ फिक्स्ड कंपोनेंट। सो जैसे ही हेड स्टक होगा वो पूरी तरह से मूव करेगा, हिल जाएगा और उसकी वजह से आपका कुछ टाइम के लिए कॉन्शियसनेस एंड जो आपका कंसंट्रेशन खत्म होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन। देयर इज नो स्कल इंजरी, देयर इज नो ब्रेन ट्रॉमा, ओनली द जेरिंग ऑफ न्यूरॉन। सो कन्फ्यूजन इज नोन एज जेरिंग ऑफ ब्रेन न्यूरॉन ड्यू टू हिट ऑन पोल और एनी हार्ड सरफेस। द सेकंड वन इज contusion. Second one is contusion. In contusion the damage of neuron occurs. Contusion में क्या होगा, न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, न्यूरॉन ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सो कंफ्यूजन इज इन 80% केसेस मोस्ट कॉमन ब्रेन इंजरी, ब्रेक डाउन इन ब्रेन न्यूरॉन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी इज द hematoma formation. Third type is hematoma formation. Hematoma occur when
देयर इज डैमेज टू द ब्लड वेसल इनसाइड द ब्रेन, जो ब्लड सप्लाई कर रही है वेसल्स उनमें इंजरी होगी तो क्या होगा, हेमेटोमा और हेमरेज, हेमेटोमा फॉरिसन। बिल्कुल, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय रेलवे ओनली, आरआरबी जो है वही कराएगा कंडक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वही इसका एग्जाम कराएगा। Now we will discuss about the hematoma or the hemorrhage, types of hemorrhage, brain hemorrhage. There are 4 types of brain hemorrhage. One by one we will discuss about these 4 types of brain hemorrhage. First type is, सुना है नाम brain hemorrhage? EDH, SDS, SH, सुना है? ICH. These are the 4 types of hematoma: epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, and intracranial hemorrhage. तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दीज आर, नहीं लिखा, confusion and hemorrhage or hematoma formation. Now we have the first type of hematoma or the hemorrhage, that is epidural hemorrhage. देख लिया? Brain hemorrhage, these are the 4 type of hemorrhage. Epidural hemorrhage, which is known as EDH, SDH, SH and ICH. Intracranial hemorrhage or intracerebral hemorrhage. वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे चारों को, बहुत इंपॉर्टेंट, और इनको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। व्हेन यू आर सीइंग ए पेशेंट विद हेमरेज एंड द पेशेंट इज हैविंग सीटी स्कैन और एमआरआई, तो आप जैसे सीटी स्कैन देखते ही आपको बोलना है कि कौन से टाइप का हेमेटोमा, इट्स एन एसडीएच, इट्स एन ईडीएच, और इट्स एन आईसीएच, और इट्स एन एसएच। इमीडिएटली आपका आंसर आना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर डॉक्टर्स आंसर। यस, बता सकते हो? अभी तो नहीं बता सकते हैं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक श्योरली यू आर एबल टू रीड दिस सीटी स्कैन और एमआरआई। कम से कम ये तो आप पढ़ लोगे, बाकी नहीं भी पढ़ पाओगे कोई इश्यू नहीं है, बट इसको तो आप बता ही दोगे। कैसे देखते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करें। First is epidural hematoma or the hemorrhage, EDH. Epidural hemorrhage और EDH। तो पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखने के लिए तो पीपीटी दी हुई यहाँ पे, और आपको लिखना ही है, बाद में कोई नहीं। क्या है EDH? Epidural hemorrhage। So पहला वर्ड क्या आ रहा है? Epidural। Epi means upon, dural means dura. This is the brain. Oh, it is not brain. Midbrain, pons, medulla, spinal cord, and cerebellum. The first is the, it is a pyometer, then it is then arachnoid meter, then durameter. It is the durameter. So anything which is above this dura, this is the durameter हम बात कर रहे हैं। इस durameter के ऊपर in brain there is a 2 layers of durameter. One is meningeal durameter. This is the meningeal durameter, and this is the periosteal durameter. And space between these two membrane is known as epidural space. So हम इसकी बात कर रहे हैं। Any type of bleeding which occur inside, any type of hemorrhage which occur between these two membrane, that is known as epidural hemorrhage. So epidural hemorrhage means any type of bleeding which is occur between in the epidural space, that is known as epidural hematoma or hemorrhage. Epidural space in brain is found by two membrane. One is the meningeal durameter and second one is periosteal durameter. So उन्हीं के बीच में अगर कोई हेमेटोमा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? That is known as epidural hematoma. Normally there is no space. स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया भी था, जब बताया था, बट वी कैन क्रिएट स्पेस पैथोलॉजिकली। डिजीज की वजह से दोनों सेपरेट हो सकती है। दे आर ओनली सेपरेटेड एट वन प्लेस वेयर दे फॉर्म ड्यूरल वेनस साइनस, एक्सेप्ट जो भी एरियाज है वहां पे दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है, बट दे कैन इजीली सेपरेटेड इन पैथोलॉजिकल सिचुएशन लाइक इन हेमेटोमा, दे कैन इजीली सेपरेट। तो कैसे होगा वो देखें आप यहाँ पे। तो मीनिंग क्लियर हो गया? एपिड्यूरल हेमरेज या ईडीएच कौन से पार्ट में होगा, तो आंसर क्या लिखना है? एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस कहां है, तो आंसर क्या होगा? बिटवीन मेनिंजियल एंड पेरियोस्टियल ड्यूरामीटर। यस, पेरियोस्टियल ड्यूरा। नेक्स्ट, थर्ड जो चीज आपको रिमेंबर रखनी, याद रखनी, वो है ब्लीडिंग जो हो रहा है ड्यू टू डैमेज इन विच वेसल्स, विच वेसल रप्चर एंड कॉज एपिड्यूरल हेमरेज और हेमेटोमा? हु विल टेल मी which vessel is ruptured here and cause hematoma in epidural hematoma? है कोई ड्यूरामीटर? नहीं है, है ही नहीं। So here the vessel which is ruptured, that is the meningeal vessels, because these are supplying blood to the meningeal or meninges of the brain. That's why it is known as meningeal vessels, meningeal artery and meningeal vein. So name of these vessels is, कौन सी सप्लाई करती है, कौन ब्लीडिंग करेगी यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा? meningeal artery and vein. When these two are ruptured, the person will have epidural hemorrhage or hematoma. In these two, the most important is artery. सबसे ज्यादा रप्चर कौन सी होती है? meningeal artery. And when artery is ruptured,
Like अगर दो एग्जांपल हम पकड़े, one person is having rupture in the vein and one person is having rupture in the artery. Which one is more dangerous? Artery. That's why epidural hematoma is more dangerous because it is a type of arterial hematoma. यहाँ पे meningeal artery damage होती है. That's why it is most dangerous type of hematoma. सबसे dangerous hematoma answer should be meningeal artery rupture and it is an EDH. अब मैं इसका पूरा पैथोलॉजी समझाता हूँ कैसे होगा क्या होगा, समझे यहाँ पे. So I use this one. This is the brain again. अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जो ड्यूरा स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस है, वही ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी मेम्ब्रेन्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. सो दिस इज द सब एक्रोनिम में आर्टरी. दैट्स व्हाई आर्टरी और ड्यूरा एपिड्यूरल दे कैन इजीली सेपरेट. तो कैसे होगा वो देखें आप यहाँ पे. तो मीनिंग क्लियर हो गया. एपिड्यूरल हेमरेज या ईडीएच कौन से पार्ट में होगा, तो आंसर क्या लिखना है, एपिड्यूरल स्पेस. एपिड्यूरल स्पेस कहां है, तो आंसर क्या होगा, बिटवीन meningeal and periosteal durameter. Yes, periosteal dura. Next, थर्ड जो चीज आपको रिमेंबर रखनी, याद रखनी, वो है ब्लीडिंग जो हो रहा है ड्यू टू डैमेज इन विच vessels. Which vessel rupture and cause epidural hemorrhage or hematoma? Who will tell me? Which vessel is ruptured here and cause hematoma in epidural hematoma? है कोई ड्यूरामीटर? नहीं है, ही नहीं. So here the vessel which is ruptured, that is the meningeal vessels, because these are supplying blood to the meningeal or meninges of the brain. That's why it is known as meningeal vessels, meningeal artery and meningeal vein. So name of these vessels is, कौन सी सप्लाई करती है, कौन ब्लीडिंग करेगी यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, meningeal artery and vein. When these two are ruptured, the person will have epidural hemorrhage or hematoma. In these two, the most important is artery. सबसे ज्यादा रप्चर कौन सी होती है, meningeal artery. And when artery is ruptured, like अगर दो एग्जांपल हम पकड़े, one person is having rupture in the vein and one person is having rupture in the artery. Which one is more dangerous? Artery. That's why epidural hematoma is more dangerous because it is a type of arterial hematoma. यहाँ पे meningeal artery damage होती है. That's why it is most dangerous type of hematoma. सबसे dangerous hematoma answer should be meningeal artery rupture and it is an EDH. अब मैं इसका पूरा पैथोलॉजी समझाता हूँ कैसे होगा क्या होगा, समझे यहाँ पे. So, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जो ड्यूरा स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस है, वही ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी मेम्ब्रेन्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. सो दिस इज द सब एक्रोनिम में, दिस इज द एक्रोनिम में, इसके ऊपर कौन सी होगी आपकी, ड्यूरामीटर. ड्यूरामीटर की दो मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं और उसके बीच में हम देखेंगे यहाँ पे. सो दिस इज द ड्यूरामीटर, यूज दिस वन. दिस इज द ड्यूरा. इट इज द फर्स्ट ड्यूरामीटर व्हिच इज नोन एज meningeal ड्यूरामीटर, राइट. एंड दिस इज द सेकंड ड्यूरामीटर व्हिच इज नोन एज periosteal ड्यूरामीटर. Clear? Now, in between these two membrane, I will give you the example. आओ इधर आओ. So, come, fast, time नहीं है. We don't have that. And upper one is a periosteal ड्यूरामीटर. The meningeal artery and meningeal vein. पेन दे दो एक और. फेंक दो. दिख ही नहीं रहा है मुझे. Right. So, this is the black one is an artery and this is the vein. So these artery and vein, हटाओ एक हाथ को. These are going like this in between these two membrane. जो ये दो membrane होती है, इनके बीच में ये vessels पूरे areas में इस तरह से present रहते हैं. This is the presentation. One is the artery and one is the vein. These two are the durameters. One is the meningeal and one is periosteal durameter. In between these two membrane, two vessels are going. One is the artery and one is vein. Now, due to any reason like due to forcefully किसी से आपने मारा या accident हुआ और उसकी वजह से ये rupture हुआ ऊपर से, and it rupture can cause damage to the artery or vein. कंप्रेस करेगा और उससे क्या हो जाएगी, आर्टरी और वेन रप्चर होगी और ये क्या करेगी, ब्लीड करना स्टार्ट करेगी. नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. दिस इज अब आप ऐसे बनाना है, स्पेस रखना बीच में. ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, इधर भी एक बार ड्रॉ करता हूं जो आप इसको समझ पाएंगे आप. दीज आर द टू फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर. अब दिस यहाँ पे क्या होगी, आपकी बोन होगी, ऊपर क्या होगी, बोन होगी. सो दिस इज द बोनी एरिया. दिस इज द बोन. ये ब्लैक कलर में क्या है, बोन है. इन बोन आपने पढ़ा होगा सुचर्स होते हैं, जानते हो. दिस इज द वन सुचर, दिस इज द सेकंड सुचर, जॉइंट ऑफ द बोन, उन्हीं को बोलते हैं सुचर, सुचर लाइन. सो लाइक ये जो बना रहे हैं हम, इनका जो हैंड्स जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं इस सुचर और इस सुचर के बीच में ऐसा वाला ये. एट सुचर लाइन क्या होगा, these two membrane of the durameter will be holded by this suture very tightly. Means that can be separated here. यहाँ से दोनों अलग हो सकती है, बट ये यहाँ से अलग नहीं होगी. लाइक इनके जो हैंडल है, यहाँ पे एक सुचर है, यहाँ पे एक सुचर है और यहाँ पे एक सुचर है. दोनों से सुचर ने यहाँ से क्या कर रखा है, टाइटली बाइंड कर रखा है. अब जब ये स्प्रेड होगी, ओपन होगी, तो that can be spreaded between this only. यहीं से ओपन हो सकती है, इधर से ओपन पॉसिबल नहीं होगा. Why it is not possible? Because suture line holding these two
एरियाज ऑफ दिस ड्यूरामीटर। नेक्स्ट वाला भी होगा, उसको भी सूचर ऐसे होल्ड करके रखेगा। सो जो स्पेस क्रिएट होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज द वन स्पेस, दिस इज द सेकंड स्पेस, दिस इज द थर्ड स्पेस। समझ रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दिस इज द थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब मैं यहाँ पे ब्लीडिंग को आपको समझाता हूँ। सो मैं यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ करता हूँ, आर्टरी और वेन ड्रॉ करता हूँ। हियर दिस इज द रेड इज द आर्टरी एंड द ब्लू वन इज द वेन। क्लियर? वन इज द आर्टरी एंड वन इज द वेन। ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी कोज हेड इंजरी हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, दिस वेसल इज रप्चर्ड, आर्टरी इज रप्चर्ड एंड दिस आर्टरी स्टार्टेड ब्लीडिंग। आर्टरी से ब्लड आएगा, देन ब्लड विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इन दिस एरिया। स्प्रेड होगा in between these two membrane. When blood is collecting between these two membrane, this fold of this two durameter will start spreading. Spread होगा, and ये जो spread होगा वो क्या होगा, it will spread like this only. ये मैं हटा रहा हूँ बोन को। यहां से किसने होल्ड कर रखा है, suture's line ने। Now this blood is spreading here, and जैसे जैसे ये blood spread होगा, this will be spread like this in between these two suture line only. You will see, जब आप इस पेशेंट का सीटी स्कैन कराएंगे, there will be a specific type of hematoma present in the CT scan. It will look like this. It will look like this. आप सीटी करेंगे तो आपको कैसा हेमेटोमा दिखेगा, ब्लैक ब्लैक कलर दिखेगा ब्रेन के बाहर की तरफ, ऐसा। If this type of hematoma present in the CT scan or in MRI, this is a classical presentation of which type of hematoma? EDH, and it is known as lens shape hematoma. Lens shape hematoma. So this is a classical presentation or classical finding in the CT or MRI film जो होगी वहां पे, if there is a lens shape hematoma, that is an indication for which type of hemorrhage? Epidural. Why person have a lens shape hematoma? Because the two fold of durameter is holded by the suture line and the dura will only open in between two suture lines and it will open like this and it will form a lens shape. इधर भी suture ने hold किया हुआ है and इधर भी क्या किया है, suture ने hold किया, तो ये आगे तो open हो नहीं सकता है, सिर्फ यहीं पे open होगा और it will form a lens shape hematoma. तो next time जब भी आप किसी का CT MRI देखेंगे तो identify कर सकते हैं, if there is a lens shape hematoma in CT scan or MRI, it is only present in one condition, that is known as, that is EDH, epidural hemorrhage. Clear है ये? Move करें आगे. So this is the basic thing. हमने बात किया पहला point, epidural hemorrhage present in between two fold of durameter, meningeal and periosteal durameter, or we can say present between the epidural space. Which vessel rupture? The answer should be it's a meningeal artery and vein, and because it is an arterial bleeding, it is the most dangerous type of hematoma. The next thing, the types of hematoma present in this condition is a classical type which is known as lens shape hematoma. याद रहेगा? चलिए सिम्टम्स इसके बाद देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। The first is the most serious type of hematoma. Why it is? You understand now? क्यों है, समझ सकते हैं? Epidural hematoma form rapidly and result from arterial bleeding. अब अगर आपसे MCQ पूछे कि कौन सी आर्टरी, the answer should be meningeal artery. Clear? You are so intelligent, giving answer within 1 second. The hematoma form between the dura and the skull from a tear in the meningeal artery. नाम लिखा हुआ है, very good. Meningeal artery. Which vessels answer should be meningeal artery. मूव करें आगे। लिख लिया? अरे क्लियर है, कुछ समझ आया? व्हाट इज EDH, एपिड्यूरल हेमेटोमा? क्लियर कट कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और इमेजिंग भी आ जाए एग्जाम में तो उसको भी देखते ही तुरंत आपको आंसर पुट कर देना है। इट्स अ क्लासिकल साइन इन EDH, दैट इज लेंस शेप हेमेटोमा। एंड क्यों होता है वो भी आपने समझ लिया, व्हाई लेंस शेप हेमेटोमा इज देयर। यस, क्या हो गया? नेक्स्ट इज सिम्टम्स। इन क्लासिकल symptom which is known as lucid interval, सुना है? It is known as a lucid period or lucid interval. It is again classical symptom. क्या होता है समझते पहले, फिर लिखना, आप लोग लिखना पहले जरूरी है। What is lucid interval? Lucid interval means when patient is having an accident or any type of injury in the brain, the person will have a damage in the meningeal artery and it will form a type of hematoma which is known as EDH. After this hematoma formation, person lose the consciousness suddenly.
जिससे ही हेमेटोमा हुआ, पेशेंट क्या हो गया, अनकॉन्शियस। ये सारी हिस्ट्री कौन बताएगा, द अटेंडेंट और द रिलेटिव जो भी साथ में वो बताएंगे कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5 मिनट और 10 मिनट, पर्सन गेन द कॉन्शियसनेस अगेन। पहले क्या हुआ, कंप्लीटली अनकॉन्शियस, आफ्टर 5 to 10 मिनट पर्सन इज नाउ कंप्लीटली कॉन्शियस, एंड आफ्टर गेनिंग कॉन्शियसनेस अगेन, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं so you can understand very well. This is the duration and this is the level of consciousness, LOC. The level of consciousness before injury is this level, यहाँ था, this is 100% consciousness जो यहाँ थी। After the injury person lose the consciousness completely, यहाँ पे इंजरी हुआ और यहाँ पे उसकी consciousness loss हो गई। For a short time of period like this time of period person is unconscious, after this time of period person gain the consciousness again till this level again, clear, and then person will started losing the consciousness slowly again। यहां पे क्या हुआ, आफ्टर इंजरी सडनली पर्सन लॉस्ट द कॉन्शियसनेस एंड रीगेन, बट इन दिस सिचुएशन आफ्टर गेनिंग कॉन्शियसनेस अगेन नाउ पर्सन इज लूजिंग कॉन्शियसनेस स्लोली। दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ल्यूसिड इंटरवल, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ल्यूसिड इंटरवल, जहां पे पेशेंट कॉन्शियस हुआ और उसके बाद वापस किधर जा रहा है, अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल, एंड इट इज आल्सो क्लासिकली प्रेजेंट ओनली इन ईडीएच। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर हिस्ट्री कलेक्शन, रिलेटिव विल से यू कि पेशेंट को ऐसा हुआ, सडनली अनकॉन्शियस बेहोश हो गया, फिर ठीक हो गया, लेकिन अब उसके बाद से वापस क्या होने लग गया, धीरे धीरे ड्राउजी, नींद आने लगी और अब तो बेहोश हो गया, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज ल्यूसिड इंटरवल, जो यहां लिखा है, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोड बाय ए ल्यूसिड पीरियड। ल्यूसिड पीरियड मींस सडन गेनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड देन स्लोली losing consciousness again. This period is known as that lucid period that then rapidly progresses to coma. तो लास्ट में पर्सन यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये गेन किया और गेन होने के बाद एट लास्ट एंड में यहाँ जाके किसमें चला गया, कोमा। सो दिस पीरियड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज नोन एज ल्यूसिड पीरियड। क्लियर, याद हो गया, अरे ल्यूसिड पीरियड याद हो गया, चलो मूव करें। The next is headache. Epidural hematoma is a surgical emergency. Why it is surgical emergency? Because it is type of arterial bleed. Artery जब भी bleed करती है तो it is a type of emergency. And when a vein is bleeding, it is not an emergency. It is also a problem, but it is not an emergency. आप उसको compress करके भी रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए. But जब artery bleed कर रही है तो that is a major issue because pressure is very high. Most of the blood will be lost within a few times. कुछ ही टाइम में सारा बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा और आपके पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कब अनकॉन्शियस और कब डेथ हुई है। This is the first type of hematoma. Now, what is the possible management for this hematoma? क्या करोगे आप? After a time of period when this two-fold of dura is completely filled, ये भर जाएगा, and एक टाइम पीरियड बाद जब ये ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोट हो जाएगा, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, the blood will stop, ब्लड आना बंद हो जाएगा। We know that it is a surgical emergency, but this type of hematoma present outside the brain, not inside the brain. It is present in the dura mater only. After dura mater, we have the arachnoid mater, then pia mater, and then brain. So it is far away from the brain. So simple management is we will go for burr hole and drainage. पढ़ाया था burr hole and drainage, burr hole पढ़ाया था ICP मॉनिटरिंग के लिए. So same burr hole हम यहाँ भी करेंगे और उससे जो भी फ्लूइड है उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट इज देम डायग्नोसिस करने के लिए तो क्या होगा, डायग्नोस कैसे करोगे, अभी तो बताया रहता है, सीटी एमआरआई करेंगे और कौन सा ब्लीड देखने को मिलेगा, लेंस शेप ब्लीड प्रेजेंटेशन इन सीटी स्कैन। दिस इज एन क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ EDH, एपिड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मूव करें। The next one is the management. It is the management. मूव करें। The next one is the management. It is the management. Management is burr hole and drainage. जो स्कल है उसमें आप होल करेंगे, ट्यूब डालेंगे, जो भी क्लोट ब्लड है वो सारा बाहर निकाल देंगे हम। That is the management for epidural hemorrhage. So this is epidural hemorrhage. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we move on the next type of hemorrhage, that is the subdural hemorrhage or the hematoma. In which space? Epidural space in between two membranes, the periosteal and meningeal dura mater. Which artery ruptured? Meningeal artery. That's why it is dangerous and emergency condition. The types of bleed
लेंस से ब्लीड इन सीटी स्कैन एंड वन सिम्टम्स जो मेन याद रखना दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ल्यूसिड इंटरवल, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज सिंपल, बर होल एंड नेक्स्ट इज सबड्यूरल हेमरेज। Subdural is SDH. It is SDH. So this is the durameter. Anything which is upon the dura is known as epidural, and anything which is below the dura is known as subdural. Sub is below and epi is upon, ऊपर. So this bleeding which present below the durameter. देखो क्या होता है इसमें. This is very interesting thing which you have to understand. Present below, and anything which is below the dura is known as subdural. Sub is below and epi is upon, ऊपर. So this bleeding which present below the durameter. देखो क्या होता है इसमें. This is very interesting thing which you have to understand. This is the frontal, जो front presentation है वो मैं draw कर रहा हूँ यहाँ पे, and you have to understand it more clearly. So these are the cerebrum, two lobe of cerebrum, then midbrain, and उसके बाद pons medulla जो भी हमें उससे मतलब नहीं है. This is the first membrane which is known as pyometer. Okay. हम इसको pyometer ना मान के इसको क्या मान लेते हैं? और नॉट पायामीटर ही मानना पड़ेगा, इसको मैंने पास में बना दिया, दूर होता तो एरेक्नोइड मान लेते। इट इज द पायामीटर। द सेकंड वन इज द दिस इज एन एरेक्नोइड मीटर। यस, से लाउडली, ऐसे लगना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, बाकी मुझे लगेगा मैं अपने आप को रिवाइज करा रहा हूं। एंड द थर्ड मेम्ब्रेन इज ड्यूरामेटर। द फर्स्ट मेम्ब्रेन व्हिच आई एम ड्राइंग दैट इज दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन इज मेनिंजियल ड्यूरामेटर। दिस इज द मेनिंजियल ड्यूरामेटर। इट इज नॉट पेरिओस्टल ड्यूरामेटर, इट इज द meningeal durameter. Clear? And the second membrane is this is the periosteal. Both are connected with each other except one space which is known as venous dural sinus. It's very good. The one thing is this type of hematoma is very commonly present in old age. Why? आप इस डिजीज को पढ़ाने के बाद बताओगे आप क्यों होता है, पर अभी मैं बता रहा हूँ किसमें कॉमन होता है, ओल्ड एज में। उसका रीजन आप समझ आओगे जब मैं पढ़ाऊंगा अभी। सो देखिए आप इसमें क्या होता है। फर्स्ट थिंग, इनसाइड द सेरिब्रम, जो ब्रेन है सेरिब्रम है, यहां से मल्टीपल वेसल्स आती है, फाइन फासी वेसल्स आती है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ऐसे लाइक, एंड एट लास्ट all the part of the vessels will connect with each other and they will form a single vessels. They will form a single vessel. This single vessel, which is a vein, blue color is always for vein. Okay, this should be, this is the subarachnoid space in which क्या भरा है यहाँ पे, CSF, याद रहेगा ये. It is a river of brain. It is a river of brain. Now this structure is moving and first it crossed the which membrane, pyometer, and then it crossed the second membrane which is arachnoid meter, and third it crossed the here and it reached to यहाँ पे पहुंचेगी, and this is known as durameter, meningeal durameter, and then it drain venous blood into venous dural sinus, and यहाँ से वापस ड्रेन कर दिया जाएगा. ये आपके पूरे ब्रेन का venous blood को ले जा रही है. ये वेसल क्या कर रही है, इट कैरी होल द venous blood to the venous dural sinus. In this structure the important point is at this area where it enter into the durameter it holded very tightly. ये क्या होती है, बहुत ही, as well as here it is also very tightly holded by these, जहां भी ये कनेक्शन है वहां पे क्या होती है, बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखी जाती है. नाउ कलर ही खत्म हो गए सारे, ले ले. नेक्स्ट थिंग क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रेन इज नॉट ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ब्रेन इज प्रेजेंट around it there is a fluid which is known as CSF. ये ब्रेन है, इसके अराउंड क्या भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है. Every time it is in this vibrating motion. Specifically when you are driving, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और जो आपकी व्हीकल है, कार है, वो 100 की स्पीड से चल रहा है, 100-120 की स्पीड से. So at that time your brain is also maintaining 120 km/h की जो स्पीड है उसी से ये भी वाइब्रेट कर रहा है. Due to some reason if you suddenly put the brake, आप क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, और वो ब्रेक लगाने से ब्रेन सडनली क्या होगा, आगे की तरफ स्टक होगा, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, इट विल सडनली स्टक ऑन दिस फ्रंट पार्ट, एंड सम टाइम इसकी वजह से लाइक नॉर्मल तो नहीं, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है एट दैट टाइम ब्रेन विल स्टक वेरी फास्टली एंड इट विल रप्चर हियर. ये जो वेसल्स है, दिस इज द ड्यूरामेटर एंड दिस इज द arachnoid meter. इन बिटवीन दीस टू, ये तो बहुत टाइटली होल्ड किया उधर से, तो ये बीच में जो है यहाँ होल्ड टाइटली नहीं है, तो ये जो दो मेम्ब्रेन है, दिस इज द arachnoid एंड दिस इज द ड्यूरा, ये यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, इधर भी पकड़ा हुआ है, सो इधर नहीं, ये नहीं है, दिस इज नॉट एरिया. सो जब ये पुल होगा, जब ये ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है और सडनली स्टक होगा, तो ये वेसल्स क्या होगी, ऐसे पुल होगी, और पुल होने से इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, बिटवीन arachnoid meter एंड ड्यूरामेटर, इसी के बीच में जाएगा, यस और नो. सो इट विल स्टार्ट depositing between arachnoid meter and durameter. And when you are going for imaging studies, किसकी स्टडी करेंगे, इमेजिंग स्टडी करेंगे, you will see
क्लासिकल टाइप ऑफ हेमेटोमा, फर्स्ट हमने बात किया था, दिस इज द फर्स्ट हेमेटोमा, ये किसमें था, बिटवीन टू फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर. सो द सुचर लाइन इज ओनली होल्डिंग द मेनिंजियल ड्यूरामीटर एंड पेरियोस्टल ड्यूरामीटर, इट इज नॉट होल्डिंग योर अरेक्नोइड मीटर एंड पायामीटर. The meningeal durameter and the periosteal durameter is always allowed to go toward the bone side, but pyometer and arachnoid meter are connected with each other with an articulate fiber, and they are always allowed to go toward the brain side. So arachnoid will go toward the brain side, and the meningeal durameter will go toward the bone side, and there will be a space between these two membrane like this. And a classical type of hematoma will be present in this bleeding. And इस type की hematoma क्या बोलते हैं, ऐसा जो जाता है, ये कौन सा shape है? This is known as classical sickle shape. सुने? Sickle shape bleeding. So a classical type of hematoma which is known as sickle shape or fox, other word में इसको क्या बोलते हैं, fox. क्लियर? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपको समझने हैं. क्वेश्चन में पहला क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल, हमें ये भी तो लिखना है. पहला क्वेश्चन तो आपने लिख लिया कि एसडीएच कहाँ पे होगा, तो आंसर शुड बी इन बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड arachnoid meter, or we can say it is the subdural space. This is the area where SDH will happen. Second is which vessel? Which vessel? Meningeal vessel is wrong. It is not meningeal vessel. It is arising from the brain. It is not arising from a meninges. It is arising from which structure? Which structure? ये क्या है अंदर? Cerebrum. That's why this structure, this vein is known as cerebral vein. Name of this vein is cerebral vein. So responsible structure for SDH. Answer is cerebral vein. Rupture of cerebral vein. Second thing, it is the hematoma which is caused by a vein. So it is not that much dangerous compared to first one. EDH is more dangerous compared to SDH. Next thing. दिस इज अ वेसल जो मैंने बनाया था, मैंने बोला था दिस इज अ टाइप ऑफ रिवर. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रिवर. ये रिवर है, नदी बह रही है, और नदी के इधर से आपको उधर जाने के लिए कुछ वे बनाना है, तो क्या बनाओगे आप, क्या बनाएंगे इसके ऊपर, यू विल क्रिएट है ब्रिज. इसके ऊपर ब्रिज बना दोगे से. अब आप नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं. सेम थिंग हियर, दिस इज अ वाटर एंड दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रिज बन गया ये ऊपर, ये बन गया ब्रिज. सो एग्जाम का एक और क्वेश्चन आता है कि द रप्चर ऑफ ब्रीजिंग वेन is cause which type of hematoma? Answer should be SDH, because the cerebral vein is also known as bridging vein. It is also known as bridging vein because it forming a bridge over the CSF. CSF के ऊपर क्या बना रही है, ब्रिज बना रही है. इसको हम क्या बोलते हैं अदर वर्ड में, ब्रिजिंग वेन. याद रहेगा, ब्रिजिंग वेन. द नेक्स्ट इज, हाँ मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर अब आपको देना है. व्हाई दिस इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, वेन फ्रेजाइल हो जाती है? बताओ भाई बताओ, क्या होगा ओल्ड एज में, क्या होगा? नाउ दिस इज द साइज ऑफ ब्रेन, लाइक ये मेरे ब्रेन की साइज है, एंड दिस इज द गेप, एंड इतना ही आपका ब्रिजिंग वेन है. व्हेन अ पर्सन इज undergoing increase in the age, the brain will undergo atrophy and the size of the brain will decrease, and the space between this bridging vein length will increase. ये bridging vein क्या होगी, पुल रहेगी. This will be pulled it because of the constriction of the brain. brain क्या हो गया, atrophy हो गया, छोटा हो गया साइज में. तो इसके बीच में जो ये स्पेस, ये जो था, ये साइज क्या हो रही है, डिक्रीज. तो ये इसको क्या करेगा, पुल करेगा. एंड when it is in pulling condition and if a minor fall is there, अगर old age में पर्सन थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें रप्चर हो जाएगा. So that's why it is very common in old age. And which type of hematoma? Answer should be सिकल शेप, और अदर वर्ड में इसको हम बोलते हैं फॉक्स शेप, और एक और यूज करते हैं दैट इज क्रिसेंट शेप. क्रिसेंट शेप. सो क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं. द फर्स्ट इज सबड्यूरल हेमेटोमा फॉर्म स्लोली एंड रिजल्ट फ्रॉम अ वीनस ब्लीड, एज लाइक ईडीएच फॉर्म वेरी फास्टली एंड रिजल्ट फ्रॉम अ आर्टेरियल ब्लीड. ये क्या होता है, स्लो होता है, और किसकी वजह से होता है, वीनस ब्लीड. कौन सी वेन? इट अकर्स अंडर द ड्यूरा एज अ रिजल्ट ऑफ टीयर इन वेन्स क्रॉसिंग द सबड्यूरल स्पेस. क्रॉस करके जाती है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रिजिंग वेन. मैंने बताया था, इसमें नाम नहीं लिखा तो आप लिख देंगे ब्रिजिंग वेन और सेरिब्रल, अदर वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल वेन. सो इट इज अकर ड्यू टू द रप्चर इन ब्रिजिंग वेन और सेरिब्रल वेन. देख लिया, इडियम हेमरेज. आंसर शुड बी SDH is very common in old age because of the atrophy in brain. Very good. लर्निंग तो बहुत अच्छी है आपकी, बस कब तक रहता है वो पता नहीं है. घर जाके रिवाइज करना है, अपने हाथों से बना के कोशिश किया करो, बन जाएगा. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक और डिफिकल्ट थिंग. और अब आपको अगर सीटी स्कैन करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे. लेंस शेप दिखाया तो क्या है, EDH, और ऐसे क्रिसेंट शेप दिखाया तो SDH. चलो आगे, नेक्स्ट. नहीं लिखा,
नेक्स्ट इज सबड्यूरल अकर्स, लिखा यहाँ पे, वेरी गुड, ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल वेन और ब्रीजिंग वेन। तो अब ये भी याद हो गया, विच वेन इज नोन एज ब्रीजिंग वेन, आंसर शुड बी cerebral vein, and why it is known as breathing vein? I think you have a clear cut concept in your mind. More commonly present in elderly due to atrophy of brain, ये भी लिखा हुआ यहाँ पे, ये भी याद हो गया। चलिए आगे, सिम्टम्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ हेमेटोमा डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सिम्टम्स। कुछ सिम्टम आते ही नहीं है, पर्सन ठीक गिर गया बाथरूम में, ब्लीडिंग हो गई, उसको पता ही नहीं है, उसके 6 महीने बाद 1 साल बाद कभी पता चलता है कि कुछ हुआ है अंदर, सीटी कराने पे पता चलता है बाद में। सो अभी देखते हैं सिम्टम्स। वो करें जब ट्यूसडे को होगा नेक्स्ट वापस, तो उसमें अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ जल्दी से। नर्सिंग सिचुएशन, समटाइम पर्सन इज, यस, नेक्स्ट सिम्टम्स, सो फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इन दिस सिचुएशन समटाइम पर्सन इज कंप्लीटली कॉन्शियस, समटाइम पर्सन इज फीलिंग ड्राउजी, अगेन कॉन्शियस, अगेन ड्राउजी, सो कॉन्शियसनेस विल फ्लक्चुएट। ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अप डाउन अप डाउन। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन यहाँ पे मिलेगी आपको। स्लो ऑनसेट means it will take more time, it may occur after a few months, 2 months, 4 months और 6 month के बाद में appear होगा, easily ये onset suddenly नहीं होता है कि नहीं अभी इंजरी वापी का भी पता चल गया। and the next is इसमें कोई क्लासिकल अदर सिम्टम्स नहीं है, कॉन्शियसनेस जो है अप डाउन होता रहेगा बस, और ये लेट ऑनसेट के साथ आता है, कभी भी अर्ली ऑनसेट नहीं होता है, इसका पता ही नहीं चलता है। मूव करें, नेक्स्ट इज रिवेल क्रिसेंट से diagnosis, how to diagnose CT scan or MRI, and person will have which type of hematoma? The CT scan reveal crescent shape hematoma or sickle shape or fox shape hematoma। ये याद नहीं है तो ऐसे बना भी देना, crescent ऐसा hematoma आपको देखने को मिलेगा। So in this hematoma blood is spreading more because suture line does not hold the this arachnoid matter, this suture line only hold the dura mater, 2 membranes of the dura mater, and arachnoid matter will hold it by the pia mater, so both will separate very easily and they will separate till यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये लास्ट एंड यहाँ तक ओपन रहेगा, पूरा ओपन होगा, इसी वजह से क्रिस्टेंट शेप बनेगा ऐसे हेमेटोमा। नेक्स्ट लिख लिया, मैनेजमेंट क्या करोगे? सो हियर द हेमेटोमा व्हिच इज प्रेजेंट मोर डीपर देन ईडीएच, ज्यादा डीप है एंड इसकी वजह से आपको अंदर जाना पड़ेगा और क्रेनियोटोमी आपको करना पड़ेगा। सो वी विल गो फॉर द क्रेनियोटोमी। नेक्स्ट इज लिखिए, the next one is management, so we will go for the craniotomy and the excision of hematoma। craniotomy means removal of the cranium bone, जिधर hematoma है उस bone को remove करेंगे, we will remove all the hematoma and again bone को वापस लगा के suture कर देंगे, so that is known as craniotomy। so craniotomy and excision of hematoma। oh my god, ये क्या आ गया? सेविंग स्क्रीनशॉट, ये मक्खी सब काम कर रही है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी ले रही है, क्या क्या कर रही है। subarachnoid hemorrhage लिख लिया। नेक्स्ट subarachnoid hemorrhage, no subarachnoid नहीं होता है कि नहीं अभी इंजरी वापी का भी पता चल कर रही है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी ले रही है, क्या क्या कर रही है। लिख लिया। नेक्स्ट subarachnoid hemorrhage, no subarachnoid hemorrhage नहीं, उसको हम पढ़ेंगे कल। सो आज हम यहीं पे एंड करेंगे।